चालू करते हैं ऑब्सकाइन के क्वेश्चंस। तो इसमें हम केस टू केस जाएंगे। केस नंबर 1 है, टास्क नंबर 1। इसमें है ना, देखो केस दे रखा, मैं रीड मार लेता हूँ। अ 28-year-old पेशेंट वॉज एडमिटेड टू द गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट विद कंप्लेन ऑफ ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट। अब देखो एडमिट किया है, मतलब कुछ एक्यूट केस है, ठीक है। कोई पेन भी है तो तेज पेन होगा, इसलिए एडमिट हुआ है वो। ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब इसको ब्लड आ रहा है वेजाना से। विच अपीयर आफ्टर डिले ऑफ द menstruation फॉर 4 week, मतलब कि menstruation के 4 week के menstruation जिस टाइम पे आना था उससे 4 week बाद में ब्लीडिंग आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि इसको menstruation हुआ, ठीक है, उसका नेक्स्ट आना था इसका 28 दिन बाद। तो 28 दिन से मतलब ये नॉर्मली इस टाइम पे आना था, वहाँ से डिले हो गया 4 week का, मतलब 4 week का और डिले हो गया, मतलब 28 दिन का और डिले हो गया। तो टोटल हो गया ये 8 week का डिले। 8 week का डिले हो गया, 4 week ही हो गया, 28 दिन मतलब 4 week, ये 8 दिन, ये 4 week का डिले इधर हो गया, 4 week का डिले इधर हो गया, ठीक। तो टोटल 8 week का डिले हो गया। इसका मतलब कि इसका मेंसेस नहीं आ रहे इसको कुछ टाइम से, तो इससे हम एक पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि शायद ये प्रेग्नेंट है। अ थेरेपेटिक एंड डायग्नोस्टिक क्यूरेटाइज ऑफ द यूट्राइन कैविटी वाज परफॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ होम्योस्टेसिस। हीमोस्टेसिस, इसमें क्या होता है कि देखो ब्लीडिंग आ रही है ना, तो डॉक्टर ने क्या किया कि इसका क्यूरेटाइज कर दिया, मतलब जो भी अंदर का एंडोमेट्रियम था उसे इसने ऐसे काट काट के निकाल दिया। आफ्टर क्यूरेटाइज ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट कंटिन्यूड, लेकिन क्यूरेटाइज के बाद में भी वो आ रहा है ब्लडी डिस्चार्ज। अब डॉक्टर ने ये सोच के क्यूरेटाइज किया कि मान लो एंडोमेट्रियम ज़्यादा है ना, प्रोलिफरेट हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है ज़्यादा, तो वो अपने आप ब्लीड कर जाती है। तो अगर उसे हम क्यूरेटाइज कर देंगे तो ब्लीडिंग नहीं होगी, लेकिन उसको ब्लीडिंग फिर भी आ रही है क्यूरेटाइज के बाद में ही, मतलब एंडोमेट्रियम में कॉज नहीं है, कुछ और कॉज हो सकता है। तो इसने क्या किया, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द स्क्रैपिंग रिवील्ड डेसिडुअल रिएक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम, मतलब कि एंडोमेट्रियम है ना प्रोलिफरेट कर रहा था, इसमें डेसिडुअल रिएक्शन दिख रहा था, मतलब एंडोमेट्रियम की लेयर होती है डेसिडुआ, तो वो थी इसके अंदर, जो क्रियोटाइज करके निकाला उसके अंदर। और उसके अंदर ओवम नहीं था, मतलब कि ओवम नहीं है, मतलब कि यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ था, कि कोई फीटस नहीं था वहाँ पर, इसलिए उसमें उसको स्क्रैपिंग जो क्यूरेटाइज किया तो उसके अंदर भी उसको ओवम नहीं दिखा। गायकोलॉजिकल हिस्ट्री, अब उसकी हिस्ट्री अगर देखें तो है ना, मेंसेस फॉर इसको 14 ईयर पे मेंसेस चालू हो गए थे, established within a year of 3 to 4 days after moderately painful the last period started। ये देखो लास्ट पीरियड इसको है ना हुआ था 2 मंथ पहले, मतलब 2 मंथ से उसको है ना अब पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 2 मंथ से रुके हुए पीरियड्स, मतलब प्रेगनेंसी के चांस है। प्रेगनेंसी के चांस इससे पता चल रहा है क्योंकि 2 मंथ से उसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात, जो स्क्रैपिंग किया था उसका यूट्रस का, उसमें अपन को कुछ दिखा नहीं, मतलब कि यूट्रस में तो प्रेगनेंसी नहीं है, तो हमारा दिमाग जाता है यहाँ पर एक्टोपिक की तरफ थोड़ा। शी हैज़ बिन सेक्शुअली एक्टिव सिंस द एज ऑफ 18। अब है ना 18 ईयर से वो है ना सेक्शुअली एक्टिव है, ठीक है। सेक्शुअली एक्टिव हम जितना जल्दी होते हैं ना, उतनी ही जल्दी हमारे STI के चांस बढ़ते हैं, मतलब सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के चांस, STD के चांस बढ़ते हैं। तो इसमें STD हो सकता है, एक रिस्क फैक्टर है STD एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। देयर वर 3 pregnancies, द फर्स्ट ऑफ विच एंडेड इन अर्जेंट स्पॉन्टेनियस चाइल्ड बर्थ। इसको है ना 3 प्रेगनेंसी हो चुकी है पहले, उनमें से जो पहला था ना, पहला तो हो गया, बच्चा पैदा हो गया, और दूसरे 2 उन्होंने अबॉर्ट करा दिए, विच वर कॉम्प्लिकेटेड बाय, और जो अबॉर्शन उन्होंने कराया ना, उस अबॉर्शन के साथ में कॉम्प्लिकेशन हुआ अपेंडेजेस के इन्फ्लामेशन का। अपेंडेज क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को बोलते हैं। तो मतलब कि अबॉर्शन की वजह से फैलोपियन ट्यूब इन्फ्लामेशन हो गया था। अब फैलोपियन ट्यूब इन्फ्लामेशन हो जाती है ना, तो वो कंस्ट्रिक्ट, मतलब वहाँ से स्ट्रक्चर बन जाता है, बंद हो जाती है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है हमारा एक्टोपिक का। मतलब कुछ भी ऐसे दिक्कत होगी ट्यूब में, तो है ना एक्टोपिक के चांस वजह बढ़ जाते हैं। जैसे ये इन्फ्लामेशन इन्होंने बताया, अबॉर्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हुआ, तो इससे है ना, इससे भी एक्टोपिक के चांस बढ़ेंगे। और अगर ये बहुत पहले से इसने है ना सेक्सुअल एक्टिविटी चालू कर दी है, तो उससे इन्फेक्शन के चांस बढ़ते हैं। इन्फेक्शन से फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन होता है, इसलिए जितना जल्दी चालू करते हैं हम सेक्सुअल एक्टिविटी, उतने ज़्यादा चांस होते हैं एक्टोपिक के। द पेशेंट वॉज एज हॉस्पिटलाइज्ड, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया था इन्फ्लेमेशन की वजह से, वो लिखा हुआ है।
स्टेटस जेनिटलिस, ओके। द एक्सटर्नल जेनिटल्स आर ऑल्सो डेवलप्ड। अब ये बता रहे कि ये सही में फीमेल है या कुछ और है ऐसा। द फीमेल पैटर्न हेयर ग्रोथ, तो ये सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल बता रहे हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द गायकोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, अब इसको एग्जामिनेशन गायकोलॉजिकल जो हुआ वो बता रहे हैं। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द वॉल्स ऑफ द वेजाइना एंड सर्विक्स आर साइनोटिक। अब ये जो बताया ना वेजाइनल और सर्विक्स को साइनोटिक, ये एक है ना साइन है प्रेगनेंसी का, इसको हम नाम देते हैं चैडविक साइन। ठीक है, ये नॉर्मल होता है, प्रेगनेंसी में दिखता है सबके। देट इज़ डार्क स्पॉटिंग ब्लड डिस्चार्ज, मतलब इसे ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड आ रहा है इसके। बाय मैनुअल एग्जामिनेशन द बॉडी ऑफ द यूट्रस इज एनलार्ज टू द साइज ऑफ 5 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसका है ना जो यूट्रस है वो 5 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे तो जितना मतलब एनलार्ज हो रहा है ऐसा। डोइली कंसिस्टेंसी पेनलेस, यूट्रस पेनलेस है। द अपेंडेज ऑफ द यूट्रस आर थिक, अपेंडेज है वो थिक है। सेंसिटिव टू पल्पेशन, जो अपेंडेज है ना अपेंडेज फैलोपियन ट्यूब, वो है ना पल्पेट करने पे दबाने पे दर्द करते हैं, सेंसिटिव है, दबाने पे पेन करेंगे। द कंटेंट, अब द कंटेंट ऑफ एचसीजी, अब इसका बीटा एचसीजी हमने चेक किया। बीटा एचसीजी हम है ना प्रेगनेंसी में चेक करते हैं। प्रेग्नेंट है तो उसका बीटा एचसीजी है ना बढ़ा हुआ होता है। और एक नॉर्मल फिनोमिना होता है, उसमें क्या होता है कि ना बीटा एचसीजी होता है ना वो हर 2 दिन में डबल हो जाता है। आज अगर 200 है, 2 दिन बाद हमने चेक किया तो 400 होगा, ये नॉर्मल चीज़ है। ये नहीं हुआ तो कुछ गड़बड़ी है प्रेगनेंसी में। और बीटा एचसीजी अगर ज़्यादा है ना, तो मतलब प्रेगनेंसी तो है ही है। अब कंटेंट ऑफ बीटा, अब हमने एचसीजी चेक किया, ठीक है, तो वो इंक्रीज़ हुआ 2 दिन में, 40 मतलब 2 दिन में वो इंक्रीज़ हुआ कितना, इसका 2000 से 4000 होना चाहिए, जो नहीं हो रहा। 2000 से 4000 नहीं हो रहा है, तो इसमें है ना प्रेग्नेंट तो है ये, क्योंकि ये ज़्यादा बढ़ा हुआ है बीटा एचसीजी। 2000 है, बढ़ा हुआ है, प्रेग्नेंट है, पक्की बात है। लेकिन यहाँ पर डबल नहीं हो रहा है, मतलब कि एक्टोपिक है। ठीक है, डबल हो जाता तो ये नॉर्मल होता कहीं पर यूट्रस में, अपन को दिखा नहीं है, निकाल दिया अपन ने क्यूरेटाज में। लेकिन यहाँ पे डबल नहीं हो रहा है और बढ़ा हुआ है, मतलब एक्टोपिक है ये। ठीक, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। और ये यहाँ पे देखो, ये है ना ये लास्ट इसका जो है ना यूट्रस है वो 5 वीक पे जितना होता है ना नॉर्मली, जो 5 वीक पे होता है उतना इसका यूट्रस है। लेकिन इसको कितने हुए लास्ट मेंस्ट्रुएशन से, इसको कितना टाइम हो गया, 8 वीक हो गए। तो यहाँ पर नॉर्मली 8 वीक का यूट्रस होना चाहिए, वो 8 वीक का ना होकर 5 वीक का, मतलब यूट्रस छोटा है। ठीक है, अगर यूट्रस छोटा है तो एक्टोपिक के चांस है कि एक्टोपिक है। अगर नॉर्मली यूट्रस में प्रेगनेंसी होती तो 8 वीक का यूट्रस दिखता, मतलब बड़ा दिखता, जो छोटा दिख रहा है, मतलब एक्टोपिक के चांस है। तो इसे हम चालू करते हैं। फर्स्ट है इसका क्वेश्चन डायग्नोसिस, हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी कर दिया। ठीक, और जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन पहला देखो कि इसका है ना जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन था वो 8 वीक का था, लेकिन यूट्रस का साइज़ है वो 5 वीक का है, मतलब यूट्रस का साइज़ छोटा है। पहला ये हो गया। और इसका है ना ये भी अपन लिख सकते हैं कि इसके जो अपेंडिजिस है फैलोपियन ट्यूब्स, वो है ना सेंसिटिव टू पल्पेशन है, मतलब वो दबाने से दर्द करेगा। और इसका बीटा एचसीजी है वो 2000 से 2500 है इन 24 आवर्स, मतलब 2 दिन में। नॉट डबलिंग, डबल नहीं हो रहे हैं, डबल होना नॉर्मल था, नहीं होना एक्टोपिक की तरफ जाता है। और जो क्यूरेटाइज किया था उसके अंदर कोई ओवम नहीं दिखा था। ओवम क्यों नहीं दिखा था, क्योंकि एक्टोपिक में पहले से ओवम यूज़ हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन, इसमें इन्वेस्टिगेशन देखो 3 मेन इंपॉर्टेंट है। पहली तो है बीटा एचसीजी, इससे हम क्या स्टेप वाइज चलना है, इसे हमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी सबसे पहले यही करना है, 1 जो लिखा वो सबसे पहले करना है। तो हमारे पास कोई भी ऐसा पेशेंट आया जिसको ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीटा एचसीजी, जिससे हम पता करेंगे क्या ये प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो प्रेग्नेंट है तो अब दूसरा स्टेप क्या आया कि प्रेग्नेंट है तो किस जगह पे है प्रेगनेंसी, क्या वो यूट्रस में है, फैलोपियन ट्यूब में है, या कहीं और है। तो उसके लिए हम करेंगे अल्ट्रासाउंड, तो उसमें साइट ऑफ प्रेगनेंसी दिखेगा हमें। और थर्ड स्टेप, अब है ना एक्टोपिक हो गया प्रेगनेंसी, अब हमें उसे ट्रीट करना होगा। और ये तो अल्ट्रासाउंड में दिख गया। और बेस्ट बेस्ट जो होता है वो क्या होता है, लेप्रोस्कोपिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो बेस्ट डायग्नोसिस होगा। तो उसके उसमें क्या करेंगे, हम उसके अंदर हम पेट के अंदर जाके और देखेंगे, तो लेप्रोस्कोपिकली हम अंदर जाके देखेंगे तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होगा। तो ये सेकंड हो गया अल्ट्रासाउंड, थर्ड हो गया लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में हम देख के डायग्नोसिस भी कर लेंगे
और वह अंदर जा ही रहे तो अंदर जाके ट्रीटमेंट मतलब उससे एक्टोपिक को निकाल भी देंगे। तो ये लेप्रोस्कोपिकली हो गया। तो ये देख लो बीटा HCG, ये टू डेज में डबल होना चाहिए, ये सब चीज़ें अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। और अल्ट्रासाउंड में हम क्या देखेंगे कि 5 वीक पे है ना, 5 वीक और 7 वीक पे हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। 5 वीक पे हम करेंगे ट्रांस वेजाइनल, मतलब वेजाइना के अंदर से अल्ट्रासाउंड करेंगे। और ट्रांस वेजाइनल होता है ना, वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो जल्दी पहचानता है। अगर फीटस की हार्ट बीट चल रही है तो वो भी ट्रांस वेजाइनल में पहले दिखेगी और ट्रांस एब्डोमिनल में बाद में दिखेगी। अब कंफर्मेशन के लिए हम करेंगे लेप्रोस्कोपी, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब ये बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है ऐसा। अब देखो मैनेजमेंट, देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है ये चीज़, पहली बात ये भी लाइन से चलेगा, फर्स्ट सबसे पहले, सेकंड और थर्ड, ये 3 क्वेश्चन से हम पूछेंगे अपने आप को कि क्या वो एक्टोपिक है। एक्टोपिक हम कैसे पता करेंगे, ऊपर ही हमने दे रखा है चीज़ें, ये 3 चीज़ करेंगे इससे पता चलेगा कि हाँ वो एक्टोपिक है। ठीक, ये 3 चीज़ें बताएगी वो एक्टोपिक है। अब एक्टोपिक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या वो रप्चर्ड है। ठीक है, अगर वो रप्चर्ड है या फिर वो नॉट रप्चर्ड है, ये 2 केस बन गए। वो रप्चर्ड है तो हम तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या वो स्टेबल है। और स्टेबल में क्या होगा, रप्चर में क्या होगा, रप्चर हम कैसे पता करेंगे, रप्चर में हमें है ना पेरिटोनियल साइन वगैरह दिखेंगे, मतलब कि रप्चर होकर पेरिटोनियम को इरिटेट करेगा वो, तो पेरिटोनियम इरिटेट होता है तो हमें कौन सा साइन मिलता है, शॉटकिंग ब्लंगबर्ग साइन मिलता है। उसमें क्या होता है कि मतलब रिबाउंड टेंडरनेस मिलती है। तो उसमें हम है ना इसको ऐसे दबाएंगे पेट को, पेरिटोनियम को दबाएंगे, मतलब एब्डोमेन को दबा रहे हैं तो पेशेंट को पेन होगा, तो पेरिटोनियल साइन होता है। तो रप्चर हुआ तो पेरिटोनियल साइन हमको मिलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, रप्चर हुआ तो हमको हमको है ना हाइपोटेंशन मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारी ब्लीडिंग हुई, ब्लड लॉस हुआ तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। और पेन तो हमें दिखता ही है, एक्टोपिक में भी दिख सकता है, रप्चर में भी दिख सकता है, और ब्लीडिंग दिखेगी। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन है, ये पेशेंट का प्रेजेंटेशन है। पेशेंट हमारे पास कैसे आएगा, पहली बात तो उसको कुछ दिनों के लिए इम्यूनिया होगा, अपने पेशेंट को 8 वीक से नहीं आ रहा है मेंसेस, उसके बाद में थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन मतलब पेशेंट ऐसा है हमारे पास होगा, क्वेश्चन लिखा हुआ। और पेन उसका यूनिलेटरल पेन होगा एब्डोमन या फिर लोअर एब्डोमन या फिर पेल्विस में होगा। और रप्चर्ड है या नहीं है वो हमारे पास कैसे पता चलेगा, हाइपोटेंशन और पेरिटोनाइटिस है तो वो रप्चर्ड है, वरना वो नॉन रप्चर्ड है। ऐसा प्रेजेंटेशन होगा क्वेश्चन के अंदर। अब देखो जो स्टेबल पेशेंट था ना, रप्चर्ड के अंदर हम क्या देखेंगे, स्टेबल है या नहीं है। स्टेबल है मतलब कि उसको हम सीधे सर्जरी करके निकाल लेंगे उसका जो प्रेगनेंसी है। अगर अनस्टेबल है, रप्चर्ड है लेकिन स्टेबल है, तो उसे हम सर्जरी करके सीधे निकाल लिए। ठीक है, अब रप्चर्ड है लेकिन अनस्टेबल, अनस्टेबल बोले तो हाइपरटेंशन और पेरिटोनाइटिस वो है, तो है ना इसके क्या बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है, हम पहले से हम स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, हम इसे IV फ्लूइड्स देंगे। ठीक है, उसका अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसे ब्लड भी देंगे, और इसे हम डोपामिन देंगे, डोपामिन क्या वो रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, वो भी देंगे। मेन इंपॉर्टेंट IV फ्लूइड है, ये दोनों जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे देंगे। और उसके बाद में अगर जब पेशेंट की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो उसका हम सर्जरी कर देंगे। तो है ना, जितने भी रप्चर्ड है ना उनके अंदर हम सर्जरी कर ही रहे हैं, सर्जरी ही ट्रीटमेंट है। इसको है थोड़ा अनस्टेबल को थोड़ा स्टेबल करके सर्जरी करेंगे, और स्टेबल को उससे हम डायरेक्ट सर्जरी कर देंगे। सर्जरी कैसे करेंगे, आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, लेप्रोटॉमी नहीं होता। नॉन रप्चर्ड, अगर रप्चर्ड ही नहीं है, एक्टोपिक है लेकिन रप्चर नहीं है, तो इसमें हम 2 टाइप के ट्रीटमेंट, पहला मेडिकल, दूसरा सर्जिकल। मेडिकल में मिथोट्रिक्सेट देंगे और सर्जिकल में लेप्रोस्कोपिकली उसको रिसेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा मैनेजमेंट। और फॉलोअप, फॉलोअप बोले तो ट्रीटमेंट के बाद में अब हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट हो चुका, उसके बाद में हम क्या करेंगे। इसमें देखो है ना, पहली बात तो ब्लड लॉस हुआ तो इसमें वो सब कुछ तो हम लिख सकते हैं कि एनीमिया वगैरह के लिए हम CBC वगैरह, हिमेटोक्रिट वगैरह, हीमोग्लोबिन वगैरह वो सब चेक करेंगे। वो सब तो हो गया। अब पर्टिकुलर एक्टोपिक के लिए हम क्या करने वाला है वो मैं बताता हूँ। देखो हमने जो है ना ट्रीटमेंट दिया है ना, एक्टोपिक दिया है, मतलब मेडिसिन दिया है या सर्जरी किया, कुछ भी किया है, तो उसमें क्या होगा कि है ना जो उसका बीटा HCG कम हो जाना चाहिए, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो बीटा HCG बढ़ जाता है। तो हम जब उसे मिथोट्रेक्सेट देकर उस प्रेगनेंसी को ख़त्म कर रहे हैं तो बीटा HCG कम होना चाहिए।
है ना, नॉर्मली कम होना चाहिए। अब कम कितना होना चाहिए, कम से कम 15% से कम होना चाहिए, उससे कम भी धीरे धीरे होगा, पर पहली बात सबसे कम 15% से कम होना चाहिए। अब 15% से ज़्यादा कम हुआ तो ये नॉर्मल है, मतलब कम तो हमें 100% करना है, लेकिन 50% से ज़्यादा हुआ फ़िलहाल तो वो नॉर्मल है, तो उसे हम ऑब्ज़र्व करेंगे, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। 50% से 15% से कम ड्रॉप हुआ है, ठीक है, कि मान लो अगर 100 है, 1000 है बीटा HCG और अपन ने मिथोट्रेक्सिट दिया, उसका ना 1000 और 1000 925 हुआ है, ठीक है, 1000 था, अब 925 हुआ है, तो वो ज़्यादा ड्रॉप नहीं है, बहुत कम ड्रॉप है। इसका मतलब मेडिसिन काम नहीं कर रही है। तुम क्या करेंगे, वापस से मेडिसिन देंगे उसे, वापस से चेक करेंगे, वापस से मेडिसिन दिया, वापस से चेक करा, अगर अब वापस से मोर देन 15% ड्रॉप हुआ बीटा HCG में, तो हम वापस से इसको ऑब्जर्व में डाल देंगे, मतलब मोर देन 15 नॉर्मल है, मोर देन 15 नॉर्मल है, मोर देन 15 हुआ ऑब्जर्व करो, मोर देन 15 ऑब्जर्व करो। लेस देन 15 हुआ था यहाँ पर ऊपर, तो हमने सेकेंड डोज दिया, और थर्ड डोज तक भी हम जा सकते हैं, और उसके बाद में भी अगर लेस देन 15 रहा तो हमारे पास सर्जरी का ही ऑप्शन है, जिसमें हम लेप्रोस्कोपली उसे निकाल देंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो है ना, एक RH इम्यूनाइजेशन की वो होती है, रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि क्रॉस ब्लड रिएक्ट कर जाता है, इसमें जैसा अपन पढ़ते हैं ना, कि अगर मैं मान लो मदर RH नेगेटिव है और फीटस RH पॉजिटिव है, तो ये क्रॉस रिएक्ट करके और एंटीबॉडी बना देगी मदर, और अगले पेशेंट को, अगले फीटस को नुकसान हो सकता है। अगर इसका केस आया बाद में आगे तो मैं पढ़ा दूंगा इसे भी। और इसमें क्या होता है, हाँ इसमें है ना, तो इसका प्रिवेंशन करने के लिए RH इम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम रोगेम देते हैं। रोगेम क्या होता है, anti-RH इम्यूनोग्लोबिन होता है, तो इससे ये रिएक्शन नहीं होती है। कॉज ऑफ एक्टोपिक पूछा है, ठीक है, कॉज में क्या होता है, रिस्क फैक्टर बता देते हैं इसमें। देखो पहली बात तो पहले इसको कोई एक्टोपिक हुआ हो, पहले से कोई पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हुई हो कोई भी, या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ, इस केस में इसको है ना इन्फ्लामेशन ऑफ है ना फेलोपियन ट्यूब हुआ कोई भी, तो है ना इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ये कैसे कैसे हो सकता है, पहले तो इन्फ्लामेटरी अगर डिजीज़ है तो हो सकता है। इस पेशेंट जो अपन ने देखा इस केस में, इसमें क्या था कि इसको है ना, इन्होंने अबॉर्शन कराया था, उस वजह से इन्फ्लामेशन हुआ, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हुआ। और इंट्रायूटेराइन डिवाइस दिया है ना, ये भी एक तरीके से रिस्क फैक्टर, अगर कॉपर टी यूज़ करती है पेशेंट तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो हमारा ये वाला केस हो गया कंप्लीट, अब हम सेकंड नंबर केस करेंगे बाद में।